राम राम मित्रों, अपनी बेटी का विवाह 5 स्थानों पर कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी, गरीब रहेगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में, इस प्रसंग में आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से स्थानों में भूल करके भी आपको अपनी बिटिया की शादी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की इस प्यारी सी ज्ञान भरी वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जिनके घरों में बेटियां हैं, जो माता पिता बेटियों के माता पिता हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है, ये निवेदन है कि आज के इस वीडियो को एक बार सच्चे मन से और पूरे ध्यान से अंतिम तक जरूर सुनिएगा। और वीडियो आरंभ करने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा और वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए। प्राचीन समय की बात है, एक शहर से थोड़ा दूर हटक एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता रहता था। वह सामने वाले शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था और उसके काम पे जाने के बाद उसकी बिटिया उसको खाना पहुँचाने के लिए जाती थी। जब वो बेटी स्कूल से पढ़कर जब वो घर आती, घर में खाना खा लेती, फिर उसकी माँ उसे कहती हैं कि बेटी जाओ, तुम्हारे पिता काम करके थक गए होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, जाओ उन्हें यह खाना पहुंचा दो। तब उसकी बिटिया माँ की बात को मानते हुए वह बेटी घर से दोपहर का खाना लेकर के शिखर को अपने पिता को, अपने बाबूजी को पहुंचाने के लिए, देने के लिए जाया करती थी। इस प्रकार से उस लड़की का पिता, जो शहर में सेठ के यहाँ काम करता था, वो सेठ के यहाँ लंबे समय तक काम करता रहा, वक्त बीतता रहा, ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई। जब भी उस मजदूर की बेटी गांव से शहर जाती थी अपने पिता को खाना देने के लिए, जहां उसका पिता काम करता था, परंतु उसके पिता जहां काम करते थे, वो सेठ उसकी बेटी को घूरता था, देखता था दोस्तों। और एक दिन ऐसा होता है कि उस सेठ को उस मजदूर की जो बेटियां होती है, उसका बात करने का तरीका और उसका विचार, उसकी सुंदरता, उसका स्वभाव, सब कुछ उसे पसंद आ जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो मजदूर की बेटियां थीं, सेठ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। और वह सेठ फिर उस लड़की के पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। सेठ कहता है कि तुम्हारी तो बिटिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, कितने अच्छे इसके विचार हैं और कितने ही अच्छे उसके संस्कार हैं। ये अपने पिता, अपनी माता की कितनी सेवा करती है, चरित्रवान भी है, मैं ये बहुत दिनों से देख रहा हूँ। फिर वह नौकर यानी कि मजदूर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही, बारमाया मेरी बेटी संसार में लाखों में एक है। मेरी बिटिया बहुत ही सुशील है, बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, बहुत समझदार है। मुझे अपने ऊपर बहुत नाज होता है कि ये मेरी बेटियां हैं, ऐसी बेटी को पाकर मैं धन्य हो गया है। और ये जिस भी घर में विवाह करके जिस घर की बहू बनकर जाएगी, उस घर में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। उस घर में तो कितनी सुख और समृद्धि होगी, पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर देंगे। मजदूर नौकर की यह बात सुनकर के सेठ के मन में भी लालच उठने लगा। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। वह सोचने लगा कि इसकी शादी मैं अपने बेटे से ही करवा लूँ तो मेरे घर में सुंदर और सुशील और समझदार बहू आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही, संध्या में, यह बात सेठ ने अपनी पत्नी यानी कि सेठानी से भी कही। सेठ ने सेठानी से कहा कि मेरे यहाँ कारीगर काम करता है, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, चरित्रवान है, सुशील है, मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूँ। मित्रों, सेठानी और उसके पुत्र ने जब यह बात सुनी तो वह दोनों सेठ को बहुत ही बुरा भला कहने लगे, क्योंकि मित्रों उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। तब बेटा कहता है, पिताश्री, लगता है अब पर बुढ़ापा हावी होने लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगता है कि अब आपकी बुद्धि और समझदारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आप अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ वह गरीब नौकर की बेटी और कहाँ आप मेरा विवाह उसके साथ करवाने का सोच रहे हो। तब बेटे की यह बात सुनकर सेठ बोला, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ऐसी सुशील लड़की कहाँ मिलेगी। इतनी चरित्रवान लड़की, इतनी गुणवान लड़की तो पूरे कुल खानदान और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। घर में सुख और समृद्धि, शांति, इनकी कभी कमी नहीं होगी। ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां तो घर को स्वर्ग बना देती हैं। और तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी नौकर की बेटी से करूंगा। तब सेठ की ये बात सुनकर माँ और बेटे दोनों ही बुदबुदाने लगे, आपस में बात करने लगे और सेठ को भला बुरा कहने लगे। लेकिन दोस्तों, सेठ ने भी किसी की नहीं सुनी और दोनों का विवाह के लिए वह एकदम से तैयार हो गया। सेठ ने विवाह तय कर दिया और विवाह की तारीख भी एकदम पास आ गई। तब उस गरीब पिता को चिंता सताने लगा। वह गरीब पिता सोचने लगा कि वह इतने बड़े सेठ है, मैं कैसे उनकी खुशामद कर पाऊंगा।
मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। फिर सेठ जी ने उस गरीब किसान को, उस गरीब नौकर को चुपके से पैसे भेजा और कहा कि तुम बारातियों का इसी पैसे से उनकी खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वालों से धन संपत्ति लेकर के कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर और धनवान तो कोई सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कमाई से ही बन सकता है। प्रिय बंधु, प्रिय मित्रों, बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंच जाता है और उस गरीब किसान ने भी उसे जितना हो सका, जितना बन सका का अपनी बेटी का विवाह उसने बहुत अच्छे से किया और अपनी बेटी को डोली में बिठाकर सजाकर विदा कर दिया। बेटी को डोली में विदा करते समय उसके गरीब पिता ने उसे कहा कि सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए मगर मेरी पगड़ी, मेरा माथा, मेरा सर कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए और मेरी पगड़ी का हमेशा लाज रखना। वहाँ जाकर के भी तुम हमारा नाम रोशन करना और अपने परिवार का भी नाम रोशन करना। इतना कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठ खुशी अपनी बहू को अपने घर लेके आता है, मगर सास ने अपनी बहू का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार लिया गया और फिर इस प्रकार से बहू घर में रहने लगी। दिन बीतने लगा, लेकिन जो सास थी वह बहू को हमेशा बुरा भला कहती रहे, ताने मारती रही। उसकी सास उसके हर काम में गलतियां निकालती रहती थी। उसका जो पति था वह भी उसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, क्योंकि सेठ का पुत्र था, वो किसी और लड़की से प्रेम करता था। उसके दिल में कोई और ही लड़की थी, वो तो उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सेठ ने तो यहाँ जबरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं इस लड़की को चाहता हूँ, ये कितनी ही ज़्यादा सुंदर है, एकदम हूर की परी है, इतनी सुंदर है कि जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। और सुनो माँ, इसके पिता भी बहुत अमीर हैं, बहुत धन संपत्ति दान दहेज हमें देंगे। माँ राजी हो गई। फिर कहा कि बेटा, मगर तुम्हारे पिता के रहते हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार प्यारे दर्शकों, होता क्या है, एक दिन सेठ की हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है और फिर सेठानी का और सेठ के बेटे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि अब तुम्हारे पिताजी यानी कि सेठ जी अब इस दुनिया से चले गए हैं, अब मजदूर लड़की का भी कुछ इंतजाम करना होगा, उसे भी उन्हीं के पास भेजना होगा। उसके बाद में सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। उसकी सास जो बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें उसे करने लगी, वहीं सास जो पहले उसे देखना भी नहीं चाहती थी, सास के साथ साथ उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करने लगा और बहुत ही उसकी इज्जत करने लगा। बहू को ये बात समझ में नहीं आई, वह गरीब की बेटी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उनका ये षड्यंत्र वो समझ नहीं पाई। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि समय बीतने के बाद उन्होंने उनकी वैल्यू है वो समझ आ रही है, मेरा काम उन्हें पसंद आ रहा है शाह। यदि उनकी आंखें खुल गई है। बहू ये नहीं समझ पाई कि उसके लिए जाल बुना जा रहा था। 10 दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी सास उससे कहने लगी, बहू तुम ये बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो बहू ने कहा, जी मुझे खीर बहुत पसंद है। सास ने कहा, अरे ये मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और मित्रों, आज सास ने बहू के लिए खीर तैयार किया और उस खीर में उसने चुपके से जहर मिला दिया और बहू से कहने लगी, बहू मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाया है, तुम भरपेट खा लेना। बहू बेचारी, वो सीधे साधे भोली भाली उस लड़की ने, उस बहू ने खीर अपने सास के हाथ का बनाया हुआ बड़े ही चाव से खा लेना लिया और जाकर के सो गई। प्यारे मित्रों, वह बहू, वह गरीब की बेटी अगले दिन सुबह उठी ही नहीं। उसके बाद उसके पिता को संदेश भेजा गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए तुम इसे आकर के ले जाओ यहाँ से। वह गरीब जानता था, वह लड़की का पिता जानता था कि मेरी बेटियाँ ऐसा काम करने का तो कभी सोच ही नहीं सकती थी सेठ जी, जो मेरी बेटी को अपनी बेटी बना करके लिए गए थे वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। हाँ, उनकी पत्नी और उसके बेटे को मेरी बिटिया पसंद नहीं थी, उन्होंने ही कुछ किया होगा, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र किया होगा दोस्तों। और फिर वो किसान अपनी बेटी की शिकायत लिखकर कंप्लेन लेकर के थाने में जाता है। मगर प्रिय मित्रों, आपने सुना है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, लोग उसी की सुनते हैं। और यहाँ भी वही होता है। थाने वालों ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं जहर खाया है, यहाँ इसकी रिपोर्ट नहीं की जाएगी, चलो अब जाओ यहाँ से। रोते बिलखते बेटी के पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। और प्रिय मित्रों, कुछ दिनों के बाद सेठ के लड़के ने दान दहेज धन संपत्ति सब लेकर के फिर से नई शादी कर ली। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा है कि हर माता पिता को यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन 2 जगहों पर, इन 2 स्थानों पर भूल कर के भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करते समय सबसे पहले ध्यान से सुन ले, समझ ले कि बेटी अगर ससुराल जाए तो वहाँ उसका मान सम्मान रहे, उससे प्यार करने वाले लोग रहे, अपने दामाद में अपने होने वाले तमाम वो सारे गुण, वो सारे स्वभाव देखें जो आपकी बेटी के लिए ज़रूरी है। देखें,
कि वो आपकी बिटिया के लायक है भी या नहीं, क्या वो उसे चाहता है भी या नहीं। प्रिय मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि बेटी का विवाह किन 2 स्थानों पर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बेटी का विवाह बहुत नज़दीकी, बहुत पास में अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। इन रिश्तों में तुरंत कड़वाहट आ जाती है और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान परिवारों के बीच का होता है वह घटने लगता है। आए दिन अनबन बनी रहती है, जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्योंकि अगर मायके में कुछ अच्छी चीज़ बनी है, माँ ने फ़ोन कर दिया कि बेटी आज घर में बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनी है तो जल्दी से आ जा, और बेटी तुरंत आ जाती है। और याद रखना प्यारे मित्रों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान आदर कम हो जाता है। भाभियाँ भी कहने लगे कि अरे जनाब ये तो सामने ही रहती है, ये तो पास ही रहती है, रोज़ रोज़ उठकर चली आती है, इससे आपके आत्मसम्मान को, मान मर्यादा को ठेस पहुँचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास में नज़दीक में भूल के भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कभी भी अपनी बेटी का विवाह अपने से बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा धनवान बड़े घर में, अमीर घर में नहीं करनी चाहिए। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष अगर बराबर ना हो तो कई बार ससुराल वाले बेटी के घर वालों को दीनहीन, कमज़ोर और यहाँ तक कि भिखारी भी समझने लगते हैं, इज्जत नहीं देते, आदर नहीं मिलता जीवन भर। बेटी को ताने भी मारते रहते हैं कि तुमने हमें कुछ दिया नहीं, तुम कितनी छोटे घर से आती हो, कितने तुम लोग गरीब हो। इस तरह के ताने बेटी को सुनने को मिल सकते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज में हमें क्या दिया है, तुम क्या लेकर के आई थी, इस तरह की बातें, इस तरह के तानेबाजी बेटियों को सुनने को मिलती है। अगर बहुत धनी, बहुत अमीर घर में अगर आप उसकी शादी करते हैं तो ध्यान रहे हैं, कभी भी अपने से बहुत ज़्यादा धनी और अमीर घर में अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। और हमेशा कुल गोत्र ये सब देख करके हमेशा अपने कुल गोत्र उपजाति में ही शादी करनी चाहिए। हमेशा ये देख लेना चाहिए कि हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, हम अपनी बेटी का विवाह जिसके साथ में कर रहे हैं वो किस जाति का है, उसका खानदान कैसा है और उसकी उम्र कितनी है, वो कार्य क्या करता है और उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो इन्हीं बातों का ध्यान देना है। मित्रों, शादी विवाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जोइयाँ ऊपर वाले के हाथों बनती है, लेकिन कई माता पिता उस वक्त परेशान हो जाते हैं जब उनके घर में बेटा बेटी के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन वैवाहिक बाधाओं को दूर करने के कई अचूक उपाय मौजूद हैं। यदि बेटी के विवाह में बाधा आ रही हो तो सहज ज्योतिष उपायों में पुत्री से बृहस्पतिवार को पीली वस्तुएं अवश्य दान कराएं तथा तुलसीदास कृत पार्वती मंगल का पाठ कराएं। इसी तरह बेटे से शुक्रवार को सुगंधित वस्तुएं व सफ़ेद वस्त्र, स्त्रियोचित श्रृंगार सामग्री आदि दान कराएं। शुक्र स्तोत्र का पाठ भी उत्तम रहेगा। और मित्रों, बेटियां कात्यायनी मंत्र का जप करें। इसके लिए अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि से लाल वस्त्र पहनकर केले के पत्ते के आसन पर बैठकर दुर्गा जी की प्रतिमा के बाईं ओर सरसों तेल का दीप जलाकर यथाशक्ति देवी पूजन कर निम्न मंत्र नित्य कम से कम एक माला जपें। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतन देवी पति में कुरुते नमः। बेटी का विवाह करते समय इन बातों को ध्यान रखनी चाहिए। हमारे चैनल पर शास्त्रीय संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।